ओके, अब थोड़ा सा हेड काउंट के बारे में जान लेते हैं। ओके, हेड काउंट क्या चीज़ है? हम ये टर्म बहुत बार सुनते हैं कि हेड काउंट नहीं है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हेड काउंट? हेड काउंट मतलब कंपनी किसी पर्टिकुलर टीम को कितने लोगों की सैलरीज देगी। ठीक है, कितने लोगों की सैलरीज देगी, वो बेसिकली हेड काउंट होता है। लेट्स से गूगल है। ठीक है, गूगल है। गूगल की फिटबिट, फिटबिट आपने नाम सुना होगा। फिटबिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, गूगल के अंडर ही एक फिटबिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग टीम्स हो सकते हैं, है ना। इंजीनियरिंग टीम हो सकता है, सेल्स का टीम हो सकता है, मार्केटिंग का टीम हो सकता है, कंप्लायंस का टीम हो सकता है, एचआर का टीम हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेट्स से इंजीनियरिंग जो टीम है, ठीक है, इंजीनियरिंग टीम में 10 लोगों को रखा जा सकता है एवरी मंथ। ठीक है, गूगल ने ये डिसाइड किया है कि उसका जो फिटबिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी टीम्स है उसमें से एक इंजीनियरिंग टीम हो गया। तो इस इंजीनियरिंग टीम में 10 लोगों को रखा जा सकता है एवरी मंथ, मतलब 10 लोगों को सैलरी दिया जा सकता है एवरी मंथ। सो दिस 10 इज बेसिकली हेड काउंट of the engineering team of Fitbit organization in Google। ठीक है, इंजीनियरिंग टीम का हेडकाउंट क्या है? 10। इंजीनियरिंग टीम ऑफ फिटबिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज अंडर गूगल, उसका हेडकाउंट क्या है? 10। मतलब 10 लोगों को हर महीने सैलरी दिया जा सकता है। 11 लोगों को नहीं दिया जा सकता, 12 लोगों को नहीं दिया जा सकता, सिर्फ 10 लोगों को दिया जा सकता है। ओके, अगर 11 का हेड काउंट होता है उसका मतलब 11 लोगों को सैलरी दिया जा सकता है, कैपेबिलिटी है उतनी। 15 का हेड काउंट होता है तो 15 लोगों को सैलरी दी जा सकती है एवरी मंथ, उतनी कैपेबिलिटी है। बट सिंस 10 हेड काउंट है तो 10 लोगों को ही दी जा सकती है। नाउ लेट्स से दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि इन 10 जो इंजीनियर्स है, इन 10 इंजीनियर्स में से एक सब पार्ट ये हो गया कि किसी एक इंजीनियर ने रिजाइन कर दिया। वन रिजाइन। ठीक है, किसी एक इंजीनियर ने रिजाइन कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ 9 इंजीनियर्स बचे हुए हैं अब। एक रिजाइन करेगा तो 9 बचेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक ने इंटरनली टीम स्विच कर ली, है ना। इंटरनली इसने टीम स्विच कर ली, राइट। मे बी फिटबिट वाला जो ऑर्गेनाइजेशन था, अब उसको फिटबिट ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना है, वो चला जा रहा है गूगल पेमेंट्स के टीम में, गूगल पेमेंट्स वाले ऑर्गेनाइजेशन में वो चला जा रहा है। तो इंटरनल स्विच हो सकता है, टीम स्विच हो सकती है। ठीक है, फिटबिट ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियरिंग टीम से गूगल पेमेंट्स के इंजीनियरिंग टीम में उसने स्विच कर लिया इंटरनली। तो इस केस में भी 9 इंजीनियर्स बचे हुए हैं मेरे हाथ में। ऐसा भी हो सकता है कि एक जो इंसान था वो प्रमोट हो चुका है। मे बी वो पहले सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ठीक है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो प्रमोट होके क्या बन गया? वो इंजीनियरिंग मैनेजर बन गया। अब सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इंजीनियरिंग मैनेजर के स्कोप ऑफ वर्क में डिफरेंस तो रहेगा। इंजीनियरिंग मैनेजर और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम तो अलग अलग होगा ना। तो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो काम करता था, क्या अब वो काम कोई और करके देगा एट द मोमेंट? नहीं, राइट। तो वो जो काम है, वो जो वर्क था, वो तो वैकेट हो गया, बिकॉज दिस पर्सन इज गेटिंग प्रमोटेड टू इंजीनियरिंग मैनेजर। तो ये जो इंसान काम करता था अभी तक, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला काम जो करता था, वो वैकेट हो चुका है, अब वो इंजीनियरिंग मैनेजर बन चुका है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वापस मेरे पास 9 इंजीनियर्स ही बचे हुए हैं। मैं इस इंजीनियर मैनेजर को अभी काउंट नहीं करूँगा, वो तो अब उसका ऑर्गेनाइजेशन रीडिज़ाइन वो अलग से होगा, उसको मैं अभी काउंट नहीं करूँगा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब मेरे हाथ में नहीं है, तो 9 इंजीनियर ही बचे हुए हैं, है ना। तो इस केस में क्या हो सकता है? कंपनी एक इंजीनियर को एडिशनली हायर कर सकती है। ठीक है, कंपनी एक इंजीनियर को एडिशनली हायर कर सकती है, बिकॉज उस टीम के पास उस टीम के पास फिटबिट ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियरिंग टीम के पास 10 का हेडकाउंट था, अभी सिर्फ 9 इंजीनियर बचे हुए हैं। तो एक को अभी हायर किया जा सकता है, बिकॉज एवरी मंथ 10 लोगों की सैलरी कंपनी देगी उस टीम को। तो एक इंसान को अभी भी हायर किया जा सकता है, राइट।
इसे हम बेसिकली बैकफिल बैकफिल हेडकाउंट बोलते हैं, ठीक है, बैकफिल हेडकाउंट बोलते हैं। दूसरा क्या चीज़ है, मे बी अभी 10 का हेडकाउंट है उस टीम में, उस इंजीनियरिंग टीम को फिटबिट के अंदर। मैनेजर क्या बोल रहा है, मैनेजर बोल रहा है मुझे एक और इंजीनियर चाहिए, एक्स्ट्रा इंजीनियर चाहिए, ठीक है। अगर मैनेजमेंट मतलब कंपनी अगर अप्रूव करती है तो मैनेजर एक न्यू इंजीनियर को हायर कर सकता है, एंड इन दैट केस क्या होगा, जो हेड काउंट है वो 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 लोगों को पे करेगी कंपनी एवरी मंथ। अगर मैनेजमेंट, अगर कंपनी अप्रूव नहीं करती है तो वो जो हेड काउंट है वो 10 के 10 ही रहेगा, एंड मैनेजर न्यू इंजीनियर को हायर नहीं कर पाएगा, राइट। अच्छा, तो ये तो हो गया हेडकाउंट वाली चीज़ की, हेडकाउंट एक्चुअली होती क्या है। एंड ये जो था, अगर अगर 10 से 11 होता है हेडकाउंट, इसे हम बेसिकली ग्रोथ हेडकाउंट बोलते हैं, ठीक है। कि 10 का हेडकाउंट था, एक एडिशनल मैनेजर ने रिक्वेस्ट करा कि एक एडिशनल इंजीनियर मुझे चाहिए, एंड मैनेजमेंट ने भी वो अप्रूव कर दिया, तो वहाँ पे हेडकाउंट 10 से बढ़ के 11 हो गया है, इसको ग्रोथ हेडकाउंट बोलते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर अगर इस सिचुएशन की बात करें कि चलो 10 इंजीनियर्स थे अपने पास, ठीक है, 10 इंजीनियर्स थे अपने पास, किसी एक ने लेट से रिजाइन कर दिया, ठीक है, किसी एक ने लेट से रिजाइन कर दिया, 9 इंजीनियर्स बचे हुए अपने हाथ में, 10 इंजीनियर्स को पे करने की कैपेसिटी है एवरी मंथ, राइट। अच्छा, अगर ये इंसान जिसने रिज़ाइन करा है, ठीक है, फर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये इंसान जिसने रिज़ाइन करा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम देखता था टीम का, तो इन दैट केस क्या होगा, वो काम डिले होगा, कस्टमर्स जो है वो कंप्लेन करेंगे, है ना। तो इस केस में जो हायरिंग अर्जेंसी होगी, वो उस वीकेंड जो पोजीशन है उसको फिल करने की अर्जेंसी काफ़ी हाई होगी, ठीक है। तो हाई प्रायोरिटी में हायरिंग वहाँ पे होगी। मैनेजर क्या बोलेगा रिक्रूटर को कि आप जल्दी से जल्दी मुझे ये जो वैकेंट पोजीशन है ये भर के दे दो, है ना। तो रिक्रूटर वहाँ पे क्या करेंगे, रिक्रूटर वहाँ पे रिज्यूमे स्क्रीन करेंगे बहुत एग्रेसिवली, है ना। रिक्रूटर वहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल करवाएंगे बहुत अग्रेसिवली, बिकॉज अर्जेंसी है, हायरिंग की अर्जेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन था जहाँ से रिज़ाइन कर दिया है इंसान ने, इंजीनियर ने, तो काम डिले हो रहा है, कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं, तो हायरिंग जो है वो अर्जेंटली करना पड़ेगा। अब इस दौरान अगर कोई इंसान आके अप्लाई करता है इस ओपनिंग पे, बहुत हाई चांसेस है कि उसको जल्द से जल्द रिक्रूटर का कॉल आएगा स्क्रीनिंग के लिए, एंड इंटरव्यू भी शेड्यूल होगा, एंड चांसेस ऑफ हायरिंग इज़ वेरी वेरी हाई, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस ये है कि उतना ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है, हायर करना है, 9 मेंबर अभी है, 10 की कैपेसिटी है, मैनेजर ये बोल रहा है कि मुझे हायर करना है बट उतना हाई प्रायोरिटी में नहीं। रिक्रूटर को यही बोल रहा है मैनेजर कि रिक्रूट तो मुझे करना है बट उतने हाई प्रायोरिटी में नहीं, धीरे धीरे करो, स्लो प्रोसेस में करो। तो इन दैट केस क्या होगा, रिक्रूटर क्या करेंगे, रिक्रूटर रेज्यूमे स्क्रीन तो करेंगे बट बहुत बहुत स्लो प्रोसेस में करेंगे, ठीक है। मे बी काफ़ी डिले कर करके फिर कैंडिडेट्स को कॉल किया जा रहा है, तो इन दैट केस जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनको लग रहा है कि हाँ ये जो पोजीशन है ये न्यू आई है, जल्दी जल्दी अप्लाई करता हूँ, कॉल आ जाएगा। तो इन दिस केस क्या होगा, कॉल आने में डिले होगा, एंड कैंडिडेट को लगेगा कि मे बी रिजेक्शन हुआ है, मे बी मेरा जो एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट नहीं हुआ है ना, बिकॉज डिले हो रहा है प्रोसेस में। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस ये हो सकता है कि ठीक है चलो 10 की कैपेसिटी है, 9 लोग काम कर रहे हैं, बट मैनेजमेंट ने क्या बोला, मैनेजमेंट ये बोल रहा है, कंपनी ये बोल रहा है कि 9 लोगों से ही काम चलाओ, ठीक है, 10 पूरे रखने की ज़रूरत नहीं है, एक एडिशनल जो है वो अभी हायर करने की ज़रूरत नहीं है, 9 लोगों से ही काम चलाओ, जो 10 लोगों का काम था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो 9 लोगों में, अब मैनेज करो किसी भी तरह से। तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस रिक्रूटर जो है वो कंप्लीटली हायरिंग करना बंद कर देंगे, पोस्ट विजिबल होगा,
जॉब पोस्ट विजिबल होगा बट इंटरनली वो मूव फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, किसी को भी कॉल नहीं जाएगा, ठीक है। एंड हेड काउंट जो है वो 10 से इन दिस केस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब कंपनी सिर्फ 9 लोगों को ही पे करेगी अनटिल एंड अनलेस उसको लगता है कि नहीं, आई रियली नीड अनदर पर्सन एंड हायर करने पे मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इन दैट केस ओनली 10 से 9 जो हुआ था वो वापस 9 से 10 होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। 9 लोगों से ही 10 का काम मैनेज करवाया जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये हायरिंग पूरा स्टॉप हो जाएगा इंटरनली, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बोला भी नहीं जाएगा कि सीट नहीं है और एक्टिव है ना। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं हो या फिर आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं बोला जाएगा, बट आपको लगेगा कि मे बी रिजेक्शन मिल गया है, बट एक्चुअली इंटरनली सीट जो है वो एक्टिव ही नहीं है, जिसके लिए हायरिंग चल रहा था वो सीट जो है वो एक्टिव ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, हम जो कैंडिडेट्स होते हैं, हम जो एप्लीकेंट्स होते हैं, हम बेसिकली फर्स्ट चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारा जो स्किल है वो कितना रेलेवेंट है टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब, ठीक है। स्किल जो है वो कितना रेलेवेंट है टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब, बट क्या हम इस पे फोकस करते हैं कि जो हायरिंग चल रही है वो कितना अर्जेंट हायरिंग है, या फिर जो सीट है वो एक्टिव भी है या नहीं है ना। तो जो सीट है वो एक्टिव भी है या नहीं है वो तो हम बाहर से नहीं जान सकते, या फिर कितना अर्जेंटली हायरिंग किया जा रहा है वो भी तो हम बाहर से नहीं जान सकते। हम क्या सोचते हैं कि मे बी स्किल्स जो हमारा है वो इनफ नहीं है रिक्वायरमेंट्स के लिए, है ना, तो इसीलिए मे बी रिजेक्शन आया है या फिर कॉल नहीं आ रहा है, डिले हो रहा है, बट दैट इज़ नॉट दी ओनली केस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सीड जो है इंटरनली वो एक्टिव है या नहीं, एंड अर्जेंसी कितना है हायर करने के लिए, ओके। तो दोनों चीज़ पे हमें इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट हेड काउंट एक्चुअली इज, ठीक है।